नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 9th के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पूरा फुल डिटेल एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रखा है। और आज के इस वीडियो में जो चैप्टर 2 है हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, वहाँ पे शुद्ध पदार्थ नहीं था, डायरेक्ट पदार्थ था। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ हमारे आसपास के। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस तरीका से उसमें हमने बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे रूप में करके और समझाया था, उसी तरीका से आज इसमें का जितना क्वेश्चन बनता है, जितना एग्जाम में आता है, जितना पिछले साल अगर बात करूं तो पूछा गया है 10 सालों में, वो सारे क्वेश्चन को एक तरफ रख के और पूरे उसका शॉर्ट आंसर निकाल करके लाया हूं और बहुत ही आसानी तरीका से आज समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 9th के साथ साथ 10th की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले जब आप देखते हो कहीं भी, जब पढ़ते हो हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ में, तो सबसे पहला आप लोगों को जानना ये जरूरी होता है कि आखिरकार शुद्ध पदार्थ होता क्या है। हम कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज शुद्ध पदार्थ है? हवा शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है, पानी शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है, दूध शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है, ये सब चीज कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ आखिरकार होता क्या है। दूध, दही या फिर पानी या फिर चीनी या फिर हवा, आखिरकार कौन शुद्ध पदार्थ है? तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट को हम घेरा लगाए शुद्ध पदार्थ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, देखिए कहा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। यानी शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। बस आपको यही चीज याद रखना है, कण, ठीक है। जिसमें एक प्रकार का ही कण होता है, और कण का मतलब होता है एकदम छोटा छोटा, किसी भी पदार्थ का एकदम छोटा छोटा पार्ट जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। और कोई कोई चीज हमें दिखाई देता है, जैसे नमक हम लोग देख सकते हैं तो वो छोटा छोटा नमक का कण रहता है। उसी प्रकार से बहुत सारा चीज होता है। दूध हम लोग देखते हैं तो दूध का भी कण होता है और बहुत छोटा छोटा कण होता है। पानी देखते हैं, पानी में भी कण होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। लेकिन वो बहुत छोटा छोटा जब एक साथ हम यहाँ पे रखते हैं तो वो आपस में क्या होता है, बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है। और या फिर जब हम इसमें ग्लास में रख के उसको नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो एकदम अपने आप में चिपका रहता है, जिससे हमको लगता है कि प्रॉपर वो गिर रहा है। तो छोटे छोटे एकदम कण होते हैं, दूध में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, सारी चीज में। लेकिन यहाँ पे हम क्या बताना चाहता हूँ कि कण का मतलब क्या होता है, एकदम छोटा सा पार्ट। और ये वाला चीज क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में एक ही कण होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर एग्जाम में आए ना, तो अगर एग्जाम में इतना भी लिख देंगे जिसमें एक कण होता है या फिर एक ही प्रकार का कण होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, वो आपका सही हो जाएगा। या फिर ये लिख दोगे कि वैसा शुद्ध पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिसमें केवल एक प्रकार का कण पाया जाता है। बड़ा लिखो, छोटा लिखो, बट एक चीज, ये वाला चीज हमेशा याद रखना। और इसमें कहा जाएगा उनकी जो संरचना होती है वो हर जगह पर समान होती है। जैसे कोई भी शुद्ध पदार्थ आप लोग ले लीजिएगा तो उनकी संरचना, उनकी जो आकृति होती है, उनकी जो बनावट होती है, वो सभी जगह एक ही होती है। पानी के जैसा नहीं होता है। जैसे कि पानी को अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हाथ के आकार का बन जाएगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का बन जाएगा। लेकिन शुद्ध पदार्थ में वो चीज आपको देखने को नहीं मिलता है। शुद्ध पदार्थ की जो संरचना होती है, आकृति होती है, वो हर जगह पर समान होती है। वहां पे अगर बात करूं तो जैसे कि सोना हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ मतलब उसमें कोई भी मिलावट ना हो। सोना हो गया, चांदी हो गया, आप अपने से भी सोच सकते हो, देख सकते हो, नमक हो गया, पानी हो गया, जिसमें अदर दूसरा चीज ना रहे। ये कंफर्म हो गया पता कि शुद्ध पदार्थ हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें एक प्रकार का ही कण हो, यानी जिसमें केवल वो एक ही हो। जैसे कि ये चीज आप देख रहे हो पेंसिल, तो इसमें बहुत सारा चीज लगल है। ये शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो प्लास्टिक भी लगल है, इधर से ये रबर भी लगल है,
और उसी प्रकार से ये वॉच को देख सकते हो, ये शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सुई भी लगल है, बैटरी भी लगल है, पिन भी लगल है, शीशा भी लगल है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीता भी लगल है, तो सब कुछ मिलल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो सोना में कुछ नहीं मिला रहता, ऑक्सीजन में कुछ नहीं होता है, नमक में कुछ नहीं होता है। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। समझ गए? और ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि शुद्ध पदार्थ के बाद मिश्रण क्या होता है। जैसे कि शुद्ध पदार्थ तो केवल एक ही रहेगा और मिश्रण में क्या होगा, बहुत सारा चीज बन के आएगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से धीरे से समझाऊंगा। ये देखो मिश्रण वाला पॉइंट है। मिश्रण आखिरकार होता क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों, है ना, को बिना रासायनिक क्रिया के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। हवा हो गया, नमक हो गया, नमक मतलब घोल हो गया, मिट्टी और पानी का घोल हो गया। नहीं समझे? ध्यान से समझिएगा। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। यही चीज मैं आपको समझाने आया हूं कि मिश्रण होता क्या है। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है, लेकिन उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा तो वो दूसरा चीज बन जाएगा। जैसे कि दूध से जो दही बनता है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो चीज आप देख रहे हो, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं बना है। इसमें अलग अलग पदार्थ लगल है। ये मिश्रण है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं, ये मिश्रण है। हमेशा याद रखना। ये माइक देख रहे हो, ये भी मिश्रण है। ये वाला पेन देख रहे हो, ये भी मिश्रण है। इंक रखल है, इसमें प्लास्टिक का कवर बनावल गया है, ढक्कन लगावल गया है, सब चीज अलग अलग है। तो मिश्रण का मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, लेकिन उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। जिसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। नमक का घोल मैं आप सभी को समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नमक का घोल का मतलब एक तो हो जाएगा नमक और उसमें दूसरा क्या हो जाएगा? पानी। ध्यान दीजिएगा। और जब ये दोनों चीज को मिलाएंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं शरबत। क्या बोलते हैं? शरबत बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इसमें चीनी छूट गया, इधर में चीनी भी ऐड कर लो, ठीक है? इधर में चीनी भी ऐड कर लो। मान लीजिए यहाँ पर भी चीनी आ गया और ये सब चीज मिला के शरबत बनता है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम फिर से चाहेंगे तो पानी अलग निकाल सकते हैं, नमक अलग निकाल सकते हैं और चीनी अलग निकाल सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, ये फिर से निकल सकता है। अब कैसे निकलेगा उसका विधि भी है। तो पहले यहाँ पे हम ये समझाने आए हैं आप लोगों को कि मिश्रण का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। आप एग्जाम में लिख सकते हो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। और रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, मैं बार बार क्यों लगा रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि अगर रासायनिक अभिक्रिया आप छोड़ देंगे तो वो यौगिक का डिफिनीशन हो जाएगा। क्योंकि यौगिक में भी दो या दो से अधिक तत्व मिलता है, लेकिन वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। यौगिक के बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा, ये आगे चल के बताऊंगा यौगिक आखिरकार होता क्या है। तो यौगिक में भी दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे पदार्थ मिल रहा है, वहां पे तत्व मिलेगा और उसमें रासायनिक अभिक्रिया इसमें नहीं हो रहा है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। यही फर्क है मिश्रण और यौगिक में। पहले मैं आप सभी को मिश्रण बताया, उसके बाद में मैं इसको यौगिक के बारे में भी बताऊंगा और उसके बाद मिश्रण और यौगिक के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा क्या होता है। पहले ये वाला चीज आप लोग समझ गए। मिश्रण का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है। आगे देखिएगा। अब मिश्रण जब मिलता है तो वो दो तरह से मिलता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिश्रण दो तरह का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। ये आपको बस पॉइंट समझ लेना है। और समांगी मिश्रण में क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें दोनों चीज को अगर हम घोलेंगे तो एक चीज उसमें से गायब होता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए।
जैसे जब हम यहाँ पे नमक को, ठीक है, नमक को अगर हम पानी में घोलेंगे तो ये आपका क्या दिखेगा, वो पानी ही दिखेगा, उसमें से नमक गायब हो जाएगा। तो आखिरकार वो गायब नहीं होता है, वो उसी में रहता है, देखने पे हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है, समांगी मिश्रण में क्या होता है, दोनों अच्छे तरीका से मिक्स हो जाता है और इनमें से एक पार्ट जो है दिखाई नहीं देता है। इसका डिफिनीशन में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विसमांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण में क्या होता है, जिसमें दोनों चीज दिखाई दे, जिसमें दोनों चीज दिखाई देता है। जैसे कि जब हम सेम टू सेम मिट्टी को, है ना, अगर हम मिट्टी को क्या काम करेंगे, पानी के साथ में घोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, घोलते वक्त तो ठीक है, लेकिन घोलते 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 थोड़ी देर बाद हम एकदम छोड़ देंगे, उसे शांत रख देंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, पानी एक तरफ और मिट्टी नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ये आपका विसमांगी मिश्रण। थोड़ी देर बाद देखने के बाद हमें ये पता चलेगा ये वाला चीज पानी और मिट्टी आपस में मिला ही नहीं है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नमक और पानी को घोल करके आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी छोड़ देंगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, समांगी मिश्रण है। और विसमांगी मिश्रण का मतलब हुआ जिसमें दोनों चीज आपस में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। मिट्टी के जगह आप बालू भी देख लीजिए, अगर आप लोग बालू को पानी में आप लोग घुलाते हैं, पानी में, तो ये आप जान रहे हो पानी में बालू कभी घुलेगा नहीं, घुलेगा, वो भी नीचे की तरफ जा करके बैठ जाएगा। तो ये दोनों का डिफिनीशन की ओर चलते हैं और मोटे मोटे तौर पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण का मतलब जिसमें नमक और पानी जैसे कि वो एक गायब हो जाए, और विसमांगी मतलब दोनों दिखे एक ही तरह का। जहां पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया समांगी मिश्रण के बारे में स्पष्ट रूप से, यहाँ पे आप देखो क्या कहा जा रहा है समांगी मिश्रण में, कि जिस मिश्रण में सभी घटक समान रूप से मिले होते हैं, सभी घटक मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक का घोल, चीनी का घोल। अभी मैंने क्या बताया, वैसा मिश्रण जिसमें अगर दो घटक है, 3 घटक है, मतलब 2 पदार्थ है, 3 पदार्थ है, तो वो दोनों आपस में अच्छे तरीका से मिल जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको अभी समांगी मिश्रण के बारे में, वैसा मिश्रण जिसमें क्या होता है, एक दूसरे के अंदर भुला जाता है, भटक जाता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक बड़ा सा जंगल में एक छोटा सा लड़का अगर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, भटक जाएगा, दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से ये क्या है, समांगी मिश्रण है जिसमें एक चीज दिखाई नहीं देता है। अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से देख लीजिएगा कौन ऐसा घोल है जिसको घोलने के बाद या फिर जिसको मिलने के बाद उसमें से एक चीज गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम सोना में, है ना, सोना में अगर मान के चलिए हम चांदी को मिला देते हैं, ठीक है, चांदी को मिला देते हैं, इतना सा सोना में इतना सा चांदी, यानी कि समझिएगा अगर हम 24 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना में अगर हम 2 कैरेट अगर हम चांदी भी मिला देंगे तो ये क्या दिखेगा, चांदी दिखेगा नहीं, दिखेगा, वो सोना ही दिखेगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, यानी कि मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से मिले होते हैं। ठीक है, समांगी में समान रूप से मिले होते हैं और अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। वही विसमांगी मिश्रण में वे समान रूप से नहीं मिले होते हैं और वो अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण है जिसमें कोई भी घटक दिखाई नहीं, मतलब कि जिसमें घटक जो होता है वो अलग अलग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें घटक अलग अलग दिखाई नहीं देता है, और विसमांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें घटक अलग अलग दिखाई देता है। घटक नहीं समझ रहे हो तो पदार्थ बोलो। यानी समांगी मिश्रण क्या होता है, वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ अलग अलग नहीं दिखाई देता है उसे समांगी मिश्रण बोलते हैं, और विसमांगी मिश्रण तो वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ अलग अलग दिखाई देता है। बात समझे, जिसमें पदार्थ अलग अलग नहीं दिखेगा वो समांगी मिश्रण, और जिसमें पदार्थ अलग अलग दिख गया तो वो आपका
समांगी मिश्रण हो जाएगा, विसमांगी हो जाएगा। अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, किसके लिए? समांगी के लिए, और विसमांगी के लिए अलग अलग दिखना चाहिए। इतना बोलने के बाद आपको तो ये चीज समझ में आ ही गया होगा, और अगर अभी भी नहीं आया तो बस मन में एक ही चीज रटना है, नहीं, एक ही चीज बोलना है, समझना है और कहना है अपने आप से कि समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें पदार्थ अलग अलग नहीं दिखे, ठीक है। और विसमांगी का मतलब होता है जिसमें पदार्थ अलग अलग दिखे। मैंने आप सभी को उदाहरण भी बताया, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिएगा। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन है तो वो है आपका विलयन और विलेय और विलायक। ये बहुत बारीकी से समझना, इसमें अगर 5 से 10 मिनट भी समय लगे ना तो गंवा देना, लेकिन ये जरूर समझना। तो पहले हम धीरे से समझाते हैं और बहुत आसानी तरीके से आपको यही याद हो जाएगा। विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोला जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोला जाता है। आपने समांगी मिश्रण पढ़ रखा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोला जाता है। विलयन समझ गए? विलयन में दोनों अलग अलग दिखाई नहीं देता है। और अगर आपसे पूछ दे निम्नलिखित में से कौन विलयन है, तो आप कह सकते हो चीनी का घोल, पानी का घोल, अगर बात करें तो नमक का घोल, या फिर अगर मैं बात करूं तो सोना और चांदी का मिश्रण, जिसमें क्या होता है, सोना चांदी अलग अलग दिखाई नहीं देता है। सोना को और चांदी को ध्यान दीजिएगा, जब हम एक में रखेंगे ना तो ये चीज आपका सोना जैसा दिखेगा, मतलब वो अगर मैं बात करूं तो ना तो ये वाला चांदी अलग दिखेगा ना सोना अलग दिखेगा। तो कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, या फिर आप मान लो दूध और पानी, दूध और यहाँ पे मैं पानी को मान लेता हूँ, ये दोनों जब आपस में मिला देंगे तो हमको दिखबे नहीं करेगा कहाँ पानी है कहाँ दूध है। तो ये सब क्या है, विलयन है। बात समझ में आई? विलयन है। और विलयन का मतलब पानी के जैसा भी मत समझ लेना, विलयन ठोस भी होता है, गैस भी होता है, द्रव भी होता है। बात पॉइंट समझिएगा, बस याद कर लीजिएगा विलयन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। विलयन समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें पदार्थ अलग अलग नहीं दिखते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीज मिलते हैं, विलयन में भी क्या मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। तो विलेय क्या होता है, इसी से पता चलेगा। तो वह पदार्थ जो विलयन में घुलता है, वह पदार्थ जो विलयन में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। अब नहीं समझ में आया होगा बात, मैं अभी समझाने जा रहा हूं, अब समझिएगा। जैसे मैंने आप सभी को बताया अभी एक एग्जांपल, पानी और प्लस में दूध, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इनको जब हम आपस में मिलाएंगे, ये दोनों चीज को आपस में मिलाएंगे, तो इसमें जो कम होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम दूध में पानी को कम रख रहे हैं तो ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और हमको दिखेगा क्या, तो हमको दूध दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा। तो ये जो चीज आप देख रहे हो पानी, ये आपका हो गया विलेय। क्या हो गया, विलेय हो गया, ये दूध में घुल गया। और इतनी सा दूध को हम, एकदम थोड़ा सा दूध को अगर हम बहुत सारा पानी में रखते हैं तो यहाँ पे ये इसमें भटक जाएगा और नहीं दिखेगा दूध, तो हम क्या बोलेंगे, वहां के लिए ये क्या हो गया, आपका विलेय हो गया। और ये बड़ा क्या हो गया, विलायक हो गया। यहाँ पे दूध क्या है, विलायक है। मतलब जो कम होगा वो विलेय होगा, विला जाएगा वो विलेय हो जाएगा, और जो ज्यादा होगा वो विलायक हो जाएगा। बात समझ में आई? जो बिला जाएगा वो विलेय होगा और जो नहीं बिलाएगा वो विलायक होगा। बात एकदम छोटा सा पॉइंट है, बस समझ लेना है। इसको अगर आप याद करते हो 4-5 दिन में भूल जाओगे। लेकिन विलेय का मतलब होता है जो बिला जाता है, जो विलयन में कम रहता है, थोड़ा सा रहता है। अभी मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया, अब इसमें कुछ नहीं है। अब एक चीज देखो, जैसे कि बहुत सारा एक झुंड है, ठीक है, एग्जाम हॉल में बहुत सारा लड़का का झुंड है, ठीक है, और इसमें एगो कहीं से भटक के आ गया, एगो कहीं से भटक के आ गया, तो वो इसमें भुला जाएगा, इसमें वो भुला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? या फिर एक और चीज देखो,
एक और चीज देखो, यहाँ पे कुत्तों का झुंड है, ठीक है, कुत्तों का, भेड़ियों का बहुत बड़का सा झुंड है, ठीक है, और इसमें अगर कोई भी बकरा जाके यहाँ पे आया तो वो भुलाएगा नहीं, भुला ही जाएगा, क्योंकि कौन किसको कब मार देगा और मार के पार कर देगा उसको कोई नहीं जानता है। तो बात यहाँ पे ये समझना है कि विलेय का मतलब होता है जो बिला जाता है विलयन में, पानी में अगर हम नमक को रखेंगे, हाँ भाई, पानी में अगर हम नमक को रखें, चाहे नमक में पानी के रखो, तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम नमक को क्या करेंगे, अगर हम पानी में रखेंगे तो नमक बिला जाएगा, मतलब वो विलेय हो गया, पानी दिखेगा मतलब वो विलायक हो गया। और वही चीज जब हम चीनी को, ध्यान दीजिएगा, चीनी को और पानी को एक लंगा मिलाएंगे तो इसमें चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। बहुत बारीकी से समझना, और जब समझ जाओगे तो एक बार दिक्कत होगा, दो बार दिक्कत होगा, तीन बार, और चौथा बार के बाद आप इतना एक्सपर्ट बन जाओगे कि पूछते ही जवाब देने लगोगे। बात मेरा एकदम पॉइंट समझिएगा। विलेय मतलब वह पदार्थ जो विलयन में घुलता है, ठीक है, घुल जाता है, और वह पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं, जिसमें विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं, और जो घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। बात समझ गए? ये वाला पॉइंट पूरा बारीकी से समझ लेना। आगे देखिएगा, ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है, ये पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा है। निलंबन, निलंबन क्या होता है? तो निलंबन में सीधा समझिए ना, निलंबन में दो या दो से अधिक जब पदार्थ को मिलाया जाता है, जैसे कि मैंने आप सभी को एक विसमांगी विलयन में उदाहरण दिया था, पानी और मिट्टी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी को एक बताया था मिट्टी और पानी। उदाहरण में अगर आप ये याद रखते हो तो आपको निलंबन याद हो जाएगा, निलंबन याद हो जाएगा। तो निलंबन क्या होता है? तो निलंबन एक ऐसा मिश्रण होता है या फिर एक ऐसा विसमांगी मिश्रण होता है जिसमें मतलब कि जिसमें ठोस कण जो होते हैं, ठोस कण, ये मिट्टी ठोस है, हमने आप सभी को ऑलरेडी ठोस, द्रव, गैस ये पढ़ा रखा है। तो ठोस के जो कण होते हैं, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो पानी मतलब द्रव में नहीं घुलते हैं। बात समझिएगा ध्यान से, जो ठोस के कण होते हैं वो द्रव में नहीं घुलते हैं और थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाते हैं। देखो, वह विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण द्रव में घुले बिना, देखो द्रव में नहीं घुलता है, घुले बिना तैरते रहते हैं, ऊपर छताते रहते हैं, और देखिएगा फिर, और कुछ समय के बाद वे बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं मतलब कुर्सी लगा के बैठने वाली बात यहाँ नहीं हो रहा है, बैठ जाने का मतलब नीचे बैठ जाते हैं, नीचे, जमीन के नीचे, समझ रहे हो? या फिर गिलास में अगर पानी रखे तो गिलास के नीचे पेनी में बैठ जाएगा, और वो क्या कहलाता है, निलंबन। निलंबन के लिए हमने एक चीज आप सभी के लिए तैयार करके रखा है, निलंबन का मतलब क्या होता है। तो आप सब एक उदाहरण याद कर लीजिए, मिट्टी और पानी का घोल निलंबन कहलाता है। इतना भी अगर एग्जाम में लिख दोगे तो नंबर मिलेगा, बट हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जिस तरीके से, जिस लेवल से भी पढ़ रहे हैं। तो निलंबन का मतलब जब हम किसी द्रव में, द्रव मतलब पानी में कहो या फिर द्रव कहो, जब हम पानी में मिट्टी को मिलाते हैं तो मिट्टी के कण ऊपर छताते रहते हैं, मिट्टी के कण ऊपर छताते रहते हैं और बाद में नीचे बैठ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को निलंबन कहते हैं। और निलंबन बहुत आसान है, जितना आप सोच रहे हो भारी, जितना क्वेश्चन आप याद करते हो उसमें सबसे इतनी सा एकदम छोटा सा निलंबन है। निलंबन का मतलब होता है कि जिसमें क्या होता है, वो ठोस जो होते हैं वो सबसे पहली बात द्रव में नहीं घुलते हैं, ठोस द्रव में नहीं घुलते हैं, छताते रहते हैं, तैरते रहते हैं और बाद में नीचे बैठ जाते हैं। अरे भाई, पानी और मिट्टी का उदाहरण याद कर लो, आपका निलंबन कंप्लीट। निलंबन में अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछे तो बस यही ध्यान दीजिएगा, बोल दीजिएगा निलंबन माने चीनी, पानी और मिट्टी, पानी और मिट्टी का मिश्रण। यहाँ पे तो ये भी दे रखा है, मिट्टी और पानी का मिश्रण। तो अगर आपसे कभी भी पूछे निलंबन क्या होता है, निलंबन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें ठोस के कण द्रव से मतलब कि क्या करते हैं, मिलते नहीं है, ऊपर तैरते रहते हैं और बाद में नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम लोग निलंबन बोलते हैं। उसके बाद कोलाइड क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कोलाइड। और कोलाइड आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, कोलाइड क्या होता है। कोलाइड वह मिश्रण होता है जिसमें कण बहुत छोटे होते हैं,
कोलाइड मतलब जिसमें कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे पानी के कण, दूध के कण, बहुत सारा चीज है। कुहासा, धुआं, धुआं आप लोग देखते हैं ना, जब मतलब कि उसको क्या, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसके भी कण एकदम छोटी छोटी रहता है, जो ऊपर आसमान में ऊपर गैस बन के ऊपर जाता है। या फिर कुहासा आप लोग जानते होइएगा, कुहासा, कुहासा में छोटे छोटे एकदम कण होते, एकदम छोटा छोटा पार्ट होता है। तो कहने का मतलब कोलाइड क्या होता है, कोलाइड एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके कण एकदम छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, अलग और उसे आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं और उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे में दूध हो गया और धुआं हो गया, धुंधा, धुंध हो गया, धुंध। और दूध में क्या होता है, वसा होता है और पानी होता है, दूध में दूसरा कोई चीज नहीं होता है, वसा और पानी होता है। और वसा का एकदम छोटा छोटा पार्ट पानी में मिलल रहता है, पानी में, जो क्या होता है, दोनों को अलग करना असंभव होता है, इसीलिए दूध से पानी नहीं निकाल पाते हम लोग। तभी भी प्रक्रिया का आजमा करके और दूध को फाड़ करके, यानी छेना जिससे मिठाई बनाया जाता है, तो दूध को फाड़ा जाता है तो उसमें से पानी अलग कर दिया जाता है। समझिएगा बात को बारीकी से। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और 9th में अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो 10th में जाते जाते आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए कहने का मतलब ये है हमारा कि सबसे पहले इसे देखो। तो जब प्रकाश की किरण कोलाइड से गुजरते समय दिखाई देते लगती है, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि हम एक गिलास दूध रख दिए, दूध एक गिलास रख दिए, और दूध में हम लाइट को, प्रकाश को, टर्च को क्या करेंगे, एक अंधेरा कमरा आप लोग देखे होइएगा, और अंधेरा कमरा में जब हम खिड़की में जो वेंटिलेटर लगा रहता है इस टाइप का घर में लगा रहता है छोटा सा, और इसमें भी लगा रहता है इस टाइप का, यहाँ आप लोग देखे होइएगा, ठीक है, इस टाइप का लगा रहता है। तो जब अंधेरा होता है दिन के समय, अंधेरा जब होता है तो इसमें से जो प्रकाश के किरण निकलते हैं, इसमें से प्रकाश के किरण निकलते हैं, ठीक है, इसमें से जब निकलते हैं ना, तो हमको लगता क्या है कि उसके जो पथ होते हैं एकदम सीधी रेखा में आता है, और उसमें लगता है कि एकदम धूल कण उड़ रहा है, एकदम छोटा छोटा कण आप लोग देखे होंगे। या फिर अंधेरा में जब टर्च को बारते होंगे तो वायु में देखते होंगे एकदम छोटा छोटा कण, वो क्या है, एकदम दिखता है, एकदम उड़ता हुआ प्रतीत, हमको क्या लगता है कि वो अगर मैं बात करूं तो वो धूल कण है। एक और चीज उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं, एक क्या कीजिएगा आप लोग, एक शीशा का ग्लास में हम क्या करेंगे, अगर दूध को रख करके, ठीक है, दूध को रख करके, यहाँ मान लीजिए दूध है, और अंधेरा करके, और ये वाला चीज अगर टच को इसमें बारेंगे ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव। और इसमें जो रास्ता दिखेगा, जैसे इसमें मैं बारा, और इसमें जो रास्ता हमको जाता हुआ निकलेगा ना, इस सब में से निकलेगा दूधवा में से, उसी चीज को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। और ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि टिंडल प्रभाव को कैसे समझाया जाए, बहुत आसान है, लेकिन ये दिखने में हमको कुछ पता नहीं चला था। तो बहुत देर के बाद हमें ये पता चला है कि जैसे कि दूध से हम, दूध में अगर टच मारेंगे तो उसमें से जो प्रकाश निकलेगा, रोशनी निकलेगा, वही क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कोलाइड, अभी समझा है, कोलाइड जिसमें कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, दूध हो गया, समझ रहे हो, कुहासा हो गया, धुआं हो गया। तो जब प्रकाश की किरण कोलाइड से गुजरते समय दिखाई देने लगती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। इतना ही याद रखना, इधर वाला छोड़ सकते हो, हाँ, ये भी, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, कह सकते हो। क्या आपने समझा कि जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलियन से या फिर कोलाइड से गुजरता है और दिखाई देने लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश की किरण किससे गुजरता है, कोलाइड से गुजरता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। फिर से बोलूं कि जब प्रकाश की किरण टिंडल प्रभाव से गुजरता है, तो जब कोलाइडी विलियन से गुजरता है तो उसे हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलियन से गुजरता है या फिर कोलाइड से गुजरता है, तो उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब आते हैं तत्व क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसको दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं। तत्व क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसको अलग हम लोग नहीं, जिसको उससे अलग नहीं कर सकते हैं। बात एकदम पॉइंट समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला पेंसिल है, तो इसको अगर हम चाहे तो इसका जो ये वाला पार्ट है रबर हटा देंगे, इधर से ये वाला पार्ट हटा देंगे, ये वाला खोखला बच जाएगा,
तो ये क्या है, हम लोग अलग कर पा रहे हैं, लेकिन तत्वों में क्या होता है, हम अलग कर ही नहीं सकते। वो एक शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसे रासायनिक विधि से चाहे सरल पदार्थों में हम लोग नहीं बांट सकते हैं। ऑक्सीजन को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। लोहा को तोड़ सकते हैं। अब आप कहिएगा कि लोहा है, मान लीजिए, इसको धो के इसे तोड़ दिए, तो ये वाला बात नहीं है। यहाँ पे लोहा को जब तोड़िएगा तो इधर भी लोहे आएगा, इधर भी लोहे आएगा। ढेर काबिल बनिएगा तो यही ना कीजिएगा, धके तोड़ दीजिएगा, तो इधर भी लोहा उधर भी लोहा, बात समझिएगा। या फिर काट दीजिएगा तो इधर भी लोहा उधर भी लोहा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि दो भागों में बांटने का मतलब, अगर मैं इसको काटूं तो इधर लोहा की जगह दूसरा चीज, इधर लोहा की जगह दूसरा चीज आना चाहिए। ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि दूध को जब हम फाड़ते हैं, तो दूध को जब फाड़ते हैं तो दूध में से पानी अलग हो जाता है, और उसमें जो वसा रहता है ना, वो अलग हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो वो हमने क्या कर दिया, उसको अलग अलग में तोड़ दिया। लेकिन लोहा को नहीं तोड़ सकते हैं, अगर ऑक्सीजन को नहीं, सोना को नहीं अलग अलग भाग में तोड़ सकते हैं। समझ गए बात? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसको अलग भागों में या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं यौगिक क्या होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया शुरू में कि यौगिक के बारे में भी बताऊंगा, बता रहा हूं कि नहीं? तो मिश्रण अगर आपको याद है तो यौगिक भी याद हो जाएगा। बस एक पॉइंट उसमें यहाँ पे ध्यान देना है, मिश्रण और यौगिक में, है ना। मिश्रधन हम लिख रहे हैं जी, मिश्रण और यौगिक में। ये क्या है मिश्रण? तो यौगिक में भी दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, लेकिन मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। फर्क यही है। यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो उन्हें यौगिक कहते हैं। अरे भाई, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। हमने मिश्रण में क्या याद किया था कि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। अब हम यहाँ पे बोल देंगे यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होता है। हाँ, क्या बोलेंगे यौगिक में कि दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया होता है। और एक बात जान लीजिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो नया पदार्थ तो बनता ही है। बात तो पॉइंट को समझ रहे हो ना? मैंने आप सभी को क्या समझाया कि ये कहने का मतलब ये है कि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। और अगर मैं बात करूँ यौगिक में, तो दो या दो से अधिक तत्व मिलता है तथा उसमें अगर मैं बात करूँ तो रासायनिक अभिक्रिया भी होता है। ये बात समझ गए? और जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो एक नया पदार्थ बनता है। तो इसमें ज्यादा आपको याद नहीं करना है। यौगिक में ये बोल देना है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसे यौगिक बोलते हैं। और मिश्रण, हाँ, ये भी कह सकते हो कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यौगिक क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। बहुत बारीकी से समझिएगा। और जब यौगिक समझ आइएगा तो यौगिक के बाद में आपको, जब इसका थर्ड चैप्टर है जो कि मैथ के बाद में बताऊंगा, तो उसमें आपको यौगिक का जो छोटा कण है, अणु, परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सभी चीजों को बारीकी से समझाऊंगा। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यौगिक में क्या है, दो या दो से अधिक, जहां पर क्या मिलता है, तत्व मिलता है और रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाता है। समझ गए? उसी प्रकार से अब हम समझेंगे कि मिश्रण और यहाँ पे यौगिक में अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब वहां पे डिफिनीशन कराया ना, तो मिश्रण क्या होता है, भौतिक मिलन होता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, मैंने आपको बताया। लेकिन देखो, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। आप ये भी लिख सकते हो मिश्रण में कि मिश्रण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है और यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण में जौन जथी चाहे जितना हम रख सकते हैं। अगर 1 किलो दूध रखना हो के 20 किलो पानी रखना हो के तो रख सकते हैं। 20 किलो दूध रखना हो के आधा 250 पानी रखना हो के हम रख सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर यौगिक में कहा जाए तो हम नहीं रख सकते। अनुपात निश्चित होता है, लिमिट होता है कि आपको आधा किलो दूध ही रखना है और 200 ग्राम ही पानी रखना है, जिसमें लिमिट होता है। तो हम कह सकते हैं मिश्रण में, जिसमें हम जितना चाहे उतना पदार्थ रख सकते हैं, लेकिन यौगिक में जितना चाहे उतना पदार्थ नहीं रख सकते हैं। अगर ये वर्ड आपको याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो, लेकिन अगर याद करने में दिक्कत नहीं है तो बस कह दो कि अनुपात निश्चित होता है। किसमें? यौगिक में।
और मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता है। समझ रहे हो, अनुपात निश्चित नहीं होता है, अनुपात निश्चित होता है। इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को अभी मैंने क्या बताया, अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को अलग नहीं कर सकते। बहुत भारी होता है, अलग कर सकते हैं लेकिन बहुत इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में नया जो पदार्थ बनता है उसका गुण अलग अलग होता है, लेकिन हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस एक ही पॉइंट समझना है कि मिश्रण में क्या होता है। मिश्रण में दो पदार्थ मिलते हैं या फिर दो तत्व मिलते हैं, ये सब चीज़ कहने के साथ साथ हम बोलेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगर मैं बात करूँ मिश्रण में, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो अनुपात निश्चित नहीं होता है, लेकिन यौगिक में अनुपात निश्चित होता है। इसको आसानी से अलग कर सकते हैं, इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। इतना चीज़ आप आसानी तरीके से याद कर सकते हो और समझिएगा, ठीक है। कोलाइड की विशेषता मैंने आपको क्या बताया, कोलाइड एकदम छोटा छोटा रहता है। छोटे छोटे कण को कोलाइड कहते हैं, डिफिनीशन में करवाया ना। देखो छोटे छोटे कण होते हैं, टिंडल प्रभाव, कोलाइड से टिंडल प्रभाव गुजरता है। टिंडल प्रभाव सब मैंने आपको बताया, उसमें क्या बोला था मैं, ये बात बोला था कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजरता है तो क्या टिंडल प्रभाव दिखते हैं, आसानी से अलग नहीं होते हैं। कोलाइडी के कण इतना छोटा छोटा होता है जिसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। अपना मन से अगर चाहेंगे तो दूध में से पानी अलग निकाल देंगे, नहीं। आप कहिएगा सर छीना फाड़ देंगे, निकल जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन वही निलंबन अगर मैं बात करूं तो अगर वही कोलाइडी के जगह पे अगर दूसरा चीज़ रहे, विषमांगी मिश्रण रहे, तो उसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे समझिएगा निलंबन क्या है। निलंबन में मैंने आपको क्या बताया कि ठोस के कण द्रव के ऊपर छताता है, फिर नीचे बढ़ जाता है। चीनी मिट्टी का घोल, चीनी और मिट्टी का घोल, देखो कण दिखाई देते हैं। जब हम पानी में माटी को घोलते हैं तो हमको मिट्टी दिखाई देता है। दूसरा, माटी नीचे बैठ जाता है, छानन से अलग हो सकता है, छान के माटी को अलग पानी को अलग कर सकते हैं। ये निलंबन। निलंबन माने क्या चीज़, चीनी और माटी का घोल। और कोलाइडी माने एकदम छोटा छोटा कण, साथ में साथ वो अलग नहीं हो सकता है, मतलब करना असंभव या फिर कह सकते हो आसानी से नहीं होता है अलग, और टिंडल प्रभाव इसमें दिखते हैं। इसके बाद ये आपका लास्ट है, विलयन की विशेषता क्या है। तो विलयन की विशेषता यह है कि इसमें समांगी मिश्रण होता है। मैंने आपको क्या बताया, विलयन में समांगी मिश्रण होता है, निश्चित होता है। उसके बाद कण नहीं दिखाई देते हैं, छनन से अलग नहीं हो सकता है। विलयन में अगर हम चाहे कि छान के अलग कर ले तो वो अलग नहीं होगा। अगर वही चीज मैं आपको बताऊं विलयन की ओर, तो उसमें जो पदार्थ होते हैं ना, जो घटक होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा मैंने इसमें नहीं लिखा, बट वो दिखाई नहीं देते हैं। इसमें विलेय होता है, विलायक होता है। विलेय मतलब जो विला जाता है, विलायक मतलब जिसमें विलेय विला जाता है। ये सब चीज़ आप आसानी से याद कर सकते हो। और ये चैप्टर 2 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और इसे आप लोग कंप्लीट तरीके से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ अच्छे तरीक़े से अगर निकालना है तो अच्छे तरीक़े से पढ़ना भी पड़ेगा। और मैंने आप सभी से एक ही बात बोल रखा है कि बस हमको दिन का 1 ही घंटा चाहिए, और अगर आपने यहाँ पे अच्छे तरीक़े से ध्यान दिया पर डे, तो समझ जाइए कि आप सफलता की ओर जा रहे हो। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।